नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हमने यहाँ पर अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से भी काफी सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि उसके गद्य खंड से भी और काव्य खंड से भी हमने यहाँ पर एक चैप्टर जो है पढ़ लिया है। और साथ ही हमने यहाँ पर अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका से भी अपने 2 पाठ जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और हमने उसमें जो अपने चैप्टर्स पढ़े हैं, यानी कि अभी तक जो हाफ ईयरली का हमारा सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो आज हम यहाँ पर हिंदी व्याकरण का जो हमारा सिलेबस है, यानी कि हमने हिंदी व्याकरण में सबसे पहले भाषा के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना था। और उसके बाद व्याकरण के परिभाषा और साथ ही व्याकरण के 3 अंगों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से वर्ण विचार और शब्द विचार 2 अंग हमने पढ़ लिए थे। और तीसरा जो मेन अंग है व्याकरण का, वाक्य विचार, वो हमारा पढ़ना शेष था। आज हम यहाँ पर व्याकरण के उसी तीसरे अंग यानी कि वाक्य विचार को पढ़ेंगे। वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप इसे रफ नोटबुक में चाहे फेयर नोटबुक में नोट भी करेंगे और साथ ही साथ समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है वाक्य या वाक्य विचार। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि सबसे पहले व्याकरण, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण की परिभाषा मैंने आपको लिखवाई कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग का ज्ञान करते हैं, यानी कि हम भाषा को किस तरह से भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करें, वो हम यहाँ पर जानते हैं। तो उसके बाद हमने कहा कि व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं। ठीक है, व्याकरण के 3 मुख्य अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में हमने जाना कि जिसमें हम वर्णों की आकृति, वर्णों की बनावट, वर्णों के उच्चारण और उनके भेदों के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा वर्ण विचार। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा शब्द विचार, जिसमें हम शब्द की बनावट, यानी कि किस प्रकार से शब्द बनाया जाता है, शब्द के भेद और सारी चीजें शब्द के बारे में हमने पढ़ी। तो तीसरा हमारा है यहाँ पर वाक्य। तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर पढ़ना है वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य क्या है? अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके एग्जाम में जो आएगा, क्लास 10th हो या क्लास 9th हो, उसमें हमारा वाक्य से रिलेटेड जो सबसे मेन चीज आती है वो आती है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के भेद को जानने से पहले हमें वाक्य को पढ़ना जरूरी है, कि वाक्य के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम वाक्य के बारे में जानते हैं। देखिए, जो भाषा होती है, जब भी हम भाषा को पढ़ते हैं, भाषा को लिखते हैं, तो उसके लिए हमें एक तरह से हम हिंदी भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समय हम अक्षरों के एक व्यवस्थित क्रम में एक तरह से उन्हें लिखते हैं, तो वो हमारे शब्द होते हैं। ठीक है, जब हम अक्षरों को, वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो वो हमारे शब्द कहलाते हैं। अब क्योंकि वर्णों को हमने सार्थक और व्यवस्थित क्रम में लिखा, तब जाके वो शब्द बना। तो शब्दों को जब हम सार्थक और व्यवस्थित, जो शब्दों का एक समूह होता है, ठीक है, सार्थक क्यों कहा? सार्थक समूह, सार्थक यानी कि जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, इसीलिए हमने उसको कहा सार्थक। तो ऐसा समूह जो सार्थक हो, क्या आपका कहलाता है? वो वाक्य कहलाता है। तो देखिए, परिभाषा क्या है? 2 या 2 से अधिक पदों के, अब देखिए यहाँ पर पद भी बोला गया है, शब्द भी कह सकते हैं और पद भी कह सकते हैं। अब ये पद क्यों कहा गया है? पद अपने आप में एक अलग सा टॉपिक है। ठीक है, तो पद इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी शब्द जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वहां पर जाकर वो व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, और उन्हीं व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द ही क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि 2 या 2 से अधिक पदों के
सार्थक, पदों की जगह हम कह सकते हैं शब्दों, ठीक है, पदों की जगह हम शब्दों भी कह सकते हैं कि शब्दों के समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सत्य की विजय होती है। एक बार में हमें अर्थ समझ आ रहा है। और क्या है ये केवल और केवल पदों का, शब्दों का एक सार्थक समूह ही है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि ये जो शब्द हैं, ये जो पद हैं, जब हमने शब्द भेद पढ़े थे तो व्याकरणिक विवेचन के आधार पर मैंने आपको शब्दों के 8 भेद बताए थे। अगर आपको याद हो, लास्ट जो हमारा टॉपिक था व्याकरण का, वो यही था, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द भेद, जिसमें हमने शब्दों को पहले तो 8 जो भेद हैं, 8 भेदों से हमने उनको 4 अलग अलग भेदों में बांटा, जिसमें मैंने एक को आपका रखा था विकारी शब्दों में और एक को रखा था आपका अविकारी शब्दों में, ठीक है। एक को रखा अविकारी और एक को रखा अविकारी शब्दों में। अब देखिए, जो विकारी थे, विकारी यानी कि जो परिवर्तनशील थे, जिनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, वो होते हैं हमारे विकारी, यानी कि जिनमें विकार आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो क्या थे वो विकारी शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और ये चारों ही टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से कराए, यानी कि संज्ञा भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, सर्वनाम भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, क्रिया भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई और विशेषण भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया। उसके बाद मैंने शब्दों का जो दूसरा भेद आपको बताया था वो था क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ठीक है। तो ये जो आपके 4-5 थे, ये अलग यहाँ पर थे अविकारी शब्दों में, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपका वाक्य बनता है वो वाक्य इन्हीं सब चीजों से बनते हैं। किनसे? कुछ इसमें विकारी शब्द होते हैं, कुछ इसमें अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर हमने कहा कि सत्य की विजय होती है। ये क्या है आपका एक हमने वाक्य यहाँ पर बताया कि सत्य की विजय होती है। तो ये वाक्य और वाक्य की परिभाषा आप नोट डाउन कीजिए। और आज मैं केवल इंट्रो यानी कि एक तरह से आपको ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, यहाँ पर केवल परिभाषित कर रही हूँ। और नेक्स्ट सेशन में हम और भी बहुत अच्छे से, क्योंकि वाक्य को पढ़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और छोटी क्लासेस में ही ये शुरू हो जाता है। उसके बाद आते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आता है वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? ठीक है, शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है, ठीक है। वाक्यांश की बात की जा रही है। एक वाक्य हो गया जो कि कंप्लीट है। वाक्यांश, अंश का अर्थ होता है भाग, यानी कि एक पार्ट, ठीक है। तो वाक्य का एक भाग वाक्यांश कहलाता है। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है, यानी कि अर्थ तो निकलेगा लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल पाता, तो उसे हम कहते हैं वाक्यांश। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर, अगर मैं कहूं पूरा दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो आपको पूरा सेंटेंस क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कहूं दरवाजे पर, तो आपको अर्थ तो पता चल रहा है लेकिन पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। कोने में कौन बैठा है, या कोने में क्या रखा है, या कोने में गुलदस्ता रखा है, ठीक है। अगर ऐसे कहूं तो आपको पूरा वाक्य समझ आएगा, लेकिन सिर्फ अगर कोने में कहूं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। वृक्ष के नीचे एक एक गाय या एक जानवर बैठा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं केवल कहूं वृक्ष के नीचे, तो इसका कोई भी पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। तो इसीलिए ये सब क्या है? वाक्यांश है। ये सब क्या है? वाक्यांश है।
तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि वाक्य के जो अंग होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। और उसके बाद उपवाक्य क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, और उप प्रधान वाक्य क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अभी तक आपने वाक्य की परिभाषा जानी, और वाक्य के बाद आपने क्या जाना, वाक्यांश किसे कहते हैं ये आपने जाना। तो देखिए, इससे किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए ये वाक्यांश कहलाते हैं, यानी कि वाक्यों के भाग कहलाते हैं, वाक्यों के अंश कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं वाक्य के तत्व या वाक्य के अंग भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। वाक्य के दो अनिवार्य तत्व या वाक्य के दो अनिवार्य अंग, पार्ट, ठीक है, ये हम इसे कहते हैं। तो वाक्य के दो अनिवार्य तत्व या दो अनिवार्य महत्वपूर्ण अंग क्या होते हैं, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय। अभी आप हैं क्लास 9th में, लेकिन ये सारी चीजें हम बहुत पहले पढ़ लेते हैं, बहुत पहले ही हमारे आ जाता है सिलेबस में कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, ठीक है। तो बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पर मैं बताऊंगी कि जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, जिसके बारे में बात की जाए वो है आपका उद्देश्य। एक सेंटेंस है, एक वाक्य आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, मोहन प्रयाग में रहता है, मोहन प्रयाग में रहता है। अब बात किसके बारे में की जा रही है, बात किसके बारे में की जा रही है, मोहन के बारे में की जा रही है, ठीक है। बात की जा रही है मोहन के बारे में, तो मोहन इस वाक्य का उद्देश्य है, ठीक है। मोहन क्या है, इस वाक्य का उद्देश्य है। और जो उसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में क्या बात की जा रही है कि वो प्रयाग में रहता है, यानी कि उद्देश्य के बाद का जितना भी वाक्य शेष रहता है, जैसे प्रयाग में रहता है, वो आपका विधेय है, ठीक है। वो आपका क्या है, विधेय, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। और जो बात की जाए वो आपका विधेय, ठीक है, जो बात की जाए वो आपका हो जाएगा विधेय, ठीक है। जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य, और जो बात की जाए वो विधेय। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हमने कहा मोहन प्रयाग में रहता है, तो मोहन आपका उद्देश्य है और प्रयाग में रहता है विधेय। बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। इसमें राम के बारे में बात की जा रही है, तो राम है आपका उद्देश्य, राम क्या है, आपका उद्देश्य है। और ये जो आगे जिस इसके बारे में जो भी बात की जा रही है ये आपका विधेय है, ठीक है। ये है आपके वाक्य के प्रमुख अंग या वाक्य के प्रमुख तत्व, जो कि है उद्देश्य और विधेय, ठीक है। तो इसमें आपको ये सारी चीजें तो बहुत छोटी कक्षाओं में हम पढ़ लेते हैं, तो एक तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारा रिवाइज भी हो रहा है, यानी कि साथ ही हमारा रिवीजन भी हो रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक 3 चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं, वाक्य की परिभाषा, वाक्यांश की परिभाषा, और साथ ही वाक्य के प्रमुख 2 तत्व या प्रमुख 2 अंग, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़ते हैं, वाक्य के भेद। और देखिए यहाँ पर जो वाक्य के भेद हम पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से वाक्य के 2 प्रकार से भेद बताए गए हैं। और ये 2 प्रकार से भेद कैसे हैं वो आप देखिए। सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और क्लास 9th का जो टॉपिक है, क्लास 9th का जो टॉपिक है वो है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो लास्ट सेशन जो अभी आप यहाँ पर केवल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन आपके साथ कर रही हूँ, परिचय आपके साथ करवा रही हूँ कि क्या हमें पढ़ना है।
तो अभी हम केवल इस तरह से पढ़ रहे हैं, बाकी ये पूरा टॉपिक जो है आपका अर्थ के आधार पर वाक्य भेद एक अलग से पूरा टॉपिक है, और ये क्लास 9th के लिए ही टॉपिक है, क्योंकि क्लास 9th में आपका वाक्य में अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वो आता है, और 10th में जाने के बाद फिर रचना के आधार पर भी, यानी कि फिर दोनों ही आते हैं, यानी कि 10th क्लास में आपको फिर अर्थ के आधार पर भी वाक्य भेद मिलेगा और रचना के आधार पर भी वाक्य भेद मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए, वाक्य के दो प्रकार से भेद किए जाते हैं, पहले अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अब देखिए, वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, कोई भी वाक्य, उसके भेद यानी कि उनको कैसे हम डिफाइन करेंगे, उनको कैसे हम पहचानेंगे कि ये किस तरह का वाक्य है, उसके आधार पर हमने उसे दो भागों में बांटा। एक तो अर्थ के आधार पर, हमने अर्थ के आधार पर जानने की कोशिश की कि ये वाक्य कैसा है, और दूसरा हमने उसकी रचना यानी कि कैसे उसको बनाया गया है, उसकी रचना के आधार पर उसके कितने भेद हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो जो अर्थ के आधार पर वाक्य हैं, उनके भी पूरे के पूरे 8 भेद होते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य के 8 अलग अलग तरह से हम प्रयोग करते हैं, 8 अलग अलग तरीके से वाक्यों को पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे आपका पहला है यहाँ पर विधानवाचक। ठीक है, विधानवाचक क्या होते हैं? विधानवाचक यानी कि जहां पर जो आपका वाक्य होगा, ठीक है, ये आप हेडिंग डालेंगे, ये आप लिखना भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल और केवल अभी तो शॉर्ट में यहाँ पर आपको लिख पा रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पूरा ये टॉपिक कि अर्थ के आधार पर वाक्य भेद अलग से लिख पाऊंगी, तो इसको आप अभी इतना लिख सकते हैं, रफ नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जो भी चीजें आपको यहाँ से पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, उनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन से? सबसे पहला है विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है? जहां पर जो वाक्य है उसमें क्रिया जहां पर सामान्य रूप से हो रही होती है, तो जिन वाक्यों में क्रिया जो है सामान्य रूप से हो रही होती है, उन्हें हम कहते हैं विधानवाचक। ठीक है, जैसे राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है, यानी कि क्रिया या करने की सूचना या क्रिया के होने की सामान्य रूप से, ठीक है, सामान्य रूप से क्रिया के करने या क्रिया के होने की सूचना जहां पर मिले, उसे कहते हैं विधानवाचक। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें विधानवाचक कहते हैं। और कैसे? सामान्य रूप से। कैसे? सामान्य रूप से क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश ने दूध पिया, तो यहाँ पर जो आप वाक्य देख रहे हैं, इसमें क्रिया कैसे हो रही है? बिल्कुल सामान्य रूप से हो रही है, बिल्कुल सामान्य तरीके से हो रही है। कोई भी यहाँ पर जैसे एक सामान्य सा सिंपल सा वाक्य दिया गया है, वर्षा हो रही है, ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं विधानवाचक। अब आता है इसमें नेक्स्ट, ये आपका नंबर 1 है, इसको 1 डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 8 भेद होते हैं, तो 8 भेदों में पहला भेद है आपका विधानवाचक। ठीक है, 8 भेदों में आपका पहला भेद है विधानवाचक, और दूसरा है आपका निषेधवाचक। अब निषेध का क्या अर्थ होता है? निषेध का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, निषेध का क्या अर्थ होता है? निषेध का अर्थ होता है नहीं। तो अब जहां पर मैंने कहा कार्य के सामान्य रूप से होने की बात की जा रही है, वो विधानवाचक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग लगे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 2 निषेधवाचक, तो जिसमें वाक्य से कार्य के नहीं होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, जिस वाक्य में आपको पता चले कि यहाँ पर कार्य के नहीं होने का
एक तरह से भाव प्रकट हो रहा है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नहीं होने का, कार्य के नहीं होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, आज मैंने कक्षा होमवर्क नहीं किया। ठीक है, आज कक्षा में अध्यापक नहीं आए हैं। तो जहां पर नहीं, कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद आता है आपका आज्ञावाचक। आज्ञावाचक यानी कि जहां पर एक तरह से आज्ञा दिए जाने का, आज्ञा और वाचक, ठीक है, आज्ञा दिए जाने का बोध होता है। जिस वाक्य में कोई भी आज्ञा दिए जाने का बोध होता है, उसे कहते हैं हम आज्ञावाचक। अब देखिए, पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान हो, ठीक है, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध हो, उसे कहते हैं आज्ञावाचक। उसे क्या कहते हैं? आज्ञावाचक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, बाजार जाकर फल ले आओ। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पर? बाजार जाकर फल ले आओ। तो क्या दी? आज्ञा दी। क्या कहते हैं? बाजार जाकर फल ले आओ। तो ये क्या दी? एक आज्ञा दी गई है कि बाजार जाकर फल ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दूसरा कहा है, बड़ों का सम्मान करो। बड़ों का सम्मान करो। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज्ञा दी जा रही है, तो इसीलिए इसको हमने कहा आज्ञावाचक। और दूसरा हमने यहाँ पर आपको कहा कि प्रार्थनावाचक, प्रार्थना। ठीक है, अब देखिए, दरवाजा, अगर मैं कहूं दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, आप कृपया शांति बनाए रखें, ठीक है, आपको यह काम करना पड़ेगा। तो ये आपके सब क्या है? आज्ञार्थक यानी कि आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, ये आपको क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं दो एग्जाम्पल, बड़ों का सम्मान करो, बाजार जाकर फल ले आओ। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा दरवाजा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, कृपया शांति बनाए रखें, ये भी आज्ञा दी जा रही है आपको। ठीक है, कृपया शांति बनाए रखें। और आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी। अगर मैं कहूं कि आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी, तो भी आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर हमने तीन वाक्य अभी तक पढ़े। कौन कौन से वाक्य पढ़े अभी तक हमने? विधानवाचक वाक्य, और दूसरा हमने पढ़ा निषेधवाचक वाक्य, और तीसरा हमने पढ़ा आज्ञावाचक वाक्य। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अर्थ के आधार पर जो है वाक्यों के 3 भेद पढ़ लिए हैं, और अभी हमारे 5 भेद यहाँ पर शेष हैं, जिसमें है प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, और उसके बाद उनको हम आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और साथ ही उसके बाद हम रचना के आधार पर वाक्य भेद भी अपना टॉपिक यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आज हमने यहाँ पर वाक्य की परिभाषा, वाक्यांश किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की, और वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आज जितना पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज करें, और साथ ही इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करें। बाकी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। कोई भी डाउट हो तो उसे जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।